वीर के पापा के जाने के बाद जो हमारी हालत है वो आप सबसे छुपी नहीं है, वीर की मम्मी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। यह सुनकर वीर के दोस्त वीर की तरफ देखने लगे। वीर को लगा जैसे उसकी इमेज का बंटाधार हो रहा है। अगर अभी उसने कुछ नहीं किया तो यहां भी लुटिया डूबी समझो। तभी वीर अब उस लड़ाई में कूद पड़ता है। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई ऐसे मेरे घर पर मेरी मां को आके धमकी देने की? वीर को ऐसे गुस्से में चिल्लाते देख सब हैरान रह जाते हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती? मेरे पापा ने आप लोगों की कितनी मदद की है। आप सबके फैमिली बिजनेस को अकेले बचाया है उस स्टार ग्रुप से, और स्टार ग्रुप से दुश्मनी की वजह से ही उनकी जान चली गई। अब उनके जाने के बाद आप लोग उनके परिवार को परेशान करने आते हैं। मम्मी उसे रोकने की कोशिश करती है। अब बेटा तू शांत हो जा। पर वीर का गुस्सा अब दहलीज पार कर चुका था। ए बच्चू, बिजनेस का छोड़ और इस घर की बात कर। यह घर हमारे फादर का है जिसमें हम सब भाई बहनों का बराबर का हिस्सा है। बड़े चाचा फुफकारे, अगर हमें इसमें हिस्सा नहीं मिला तो हम कोर्ट में जाएंगे, वरना बोल अपनी मां से कहीं से लाकर हमें 3 करोड़ रुपए दे दे। चुप। मां से क्यों बोलूं? मैं अपनी मां का बेटा वीर, मैं तुम सब से वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे 3 करोड़ लेकर तुम्हारे मुंह पर मारूंगा। वीर दहाड़ता है। दोस्तों के साथ खड़ी वो लड़की मुस्कुराती है, जिससे वीर का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अब निकलो मेरे घर से, वरना मैं कुछ गलत कर बैठूंगा। बेटा तेरे पास बस 6 महीने का समय है, देख ले क्या कर सकता है। ये बोलकर बुआ और बाकी चाचा वहां से चले जाते हैं। वीर की मम्मी हैरानी में उसे देखती रह जाती है। वीर भी घर के अंदर चला जाता है। स्टाइल मारने के चक्कर में 3 करोड़ देने की बात तो वीर बोल आया था, पर वो इतने पैसे लाएगा कहां से? उसने तो अपनी समस्या और बढ़ा ली थी कि तभी उसे डॉक्टर खुराना का ख्याल आता है। तीन करोड़ जुटाने की चिंता में वीर अपने कमरे में चहलकदमी कर रहा था। तभी उसके दिमाग में आइडिया आता है। खुराना अंकल। खुराना का नाम लेते ही खुराना का होलोग्राम फिर उसके मोबाइल में अचानक से अपीयर होता है, जिसे देखकर हर बार की तरह वीर डर जाता है। हाँ पुत्र, तूने मुझे बुलाया? खुराना बोलता है। अंकल आप अलादीन के जिन हो क्या कि मैं आपका नाम लेता हूं और आप अपीयर हो जाते हो? वीर जेन्युइनली ये जानना चाहता है। खुराना हंसता है। अरे बेटा, मैंने तुम्हारे मोबाइल पर वॉइस कमांड इंस्टॉल कर दिया था ताकि किसी भी मुसीबत में तुम मुझको बुलाओ तो मैं जल्द से तुम्हारी मदद के लिए आ सकूं। यह सुनकर वीर उनसे पूछना चाहता है कि आपको इसके अलावा कोई और काम धंधा है कि नहीं, पर पैसा न मिलने के डर से वो नहीं पूछता, चुप रह जाता है। बोल पुत्र, क्या हेल्प चाहिए तुझे? खुराना पूछता है। हेल्प तो चाहिए अंकल। वीर बोल ही रहा था कि खुराना बोलता है, तो फिर आ जाओ मेरी लैब भी घुमा दूंगा और बातें भी कर लेंगे। मैंने तुम्हारे मोबाइल पर लोकेशन भेजा है, देखो। ओके, सी यू सून। ये बोलकर खुराना फोन काट देता है। इतनी तेजी में यह सब होता है कि वीर प्लेजेंटली सरप्राइज रह जाता है। वो सोचता है कि खुराना इतना बड़ा साइंटिस्ट है तो 3 करोड़ तो होने ही चाहिए उसके पास। वीर खुराना के दिए हुए पते पर पहुंच जाता है और चारों तरफ देखता है। वो किसी बड़े ऊंचे कांच वाली बिल्डिंग की कल्पना लिए चारों तरफ देख रहा है। आखिर इतने बड़े साइंटिस्ट हैं खुराना अंकल, तो उनका ऑफिस भी तो शानदार ही होगा। पर वहां तो बस एक टूटा फूटा मकान दिख रहा था। वीर कंफ्यूज था कि तभी उस टूटे फूटे मकान से खुराना भागता हुआ बाहर आता है। अरे पुत्र, तू आ गया। वेलकम 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 इन माय लैब। खुराना की बात सुनकर वीर के मन में बस एक ही ख्याल आता है, खोदा पहाड़ निकला चूहा। खुराना उसका हाथ पकड़ के लगभग घसीटते हुए अंदर ले जाता है। अंदर आने के बाद का नजारा देखकर वीर को लगता है भैया गई भैंस पानी में। कबाड़ी की दुकान भी उस घर से ज्यादा अच्छी थी। अब वीर अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाया और अपना सवाल दाग ही देता है।
अंकल, आप तो कह रहे थे कि आप बड़े साइंटिस्ट हैं। इस पर खुराना हड़बड़ाता है। हाँ हाँ हाँ, क्यों क्यों, किसी ने कुछ और बोला है क्या? वीर सरकास्टिक होकर कहता है। नहीं, वो इतना बड़ा ऑफिस देखकर लग रहा है। वीर बोल ही रहा होता है कि खुराना पास लगे एक बटन को दबा देता है, जिससे पूरा का पूरा फ्लोर हरकत में आ जाता है और किसी लिफ्ट की तरह नीचे जाने लगता है। वीर लगभग लड़खड़ाते हुए गिरने वाला होता है, पर खुराना उसे सहारा देता है। ये क्या है अंकल? हाँ, वीर घबराकर कहता है, पर उसके जवाब में खुराना बस मुस्कुराता है। वीर ऐसी सिचुएशन में उसे मुस्कुराते हुए देखकर गालियां देना चाहता है, पर बाद में पैसे ना मिलने के डर से वो चुप ही रह जाता है। अब वो लिफ्ट रुकती है और एक दरवाजा खुलता है। एक तेज सफेद रोशनी से वीर की आंखें चुंधिया जाती हैं और वो अपनी आंखें मींचने लगता है। उन मींची हुई आंखों से वो जो देखता है तो बस उन्हें देखता ही रह जाता है। एक बड़ी विशाल लैब, जहां हर जगह हाईटेक मशीन्स लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई हैं जिसमें अलग अलग डेटाज और वीडियोस चल रहे हैं। बड़े बड़े ट्यूब्स में से फ्यूम्स निकल रही हैं और रोबोटिक हैंड्स अपने अपने काम में लगे हुए हैं। ये खुराना की लैब से ज्यादा आयरन मैन का वर्कशॉप लग रही थी। वीर को लगता है जैसे वो अपने सपनों की दुनिया में पहुंच गया है। वाह अंकल, ये तो तहलका है। वीर के मुंह से निकले हुए शब्दों को सुनकर खुराना ऐसे खुश होता है जैसे अपनी खूबसूरती की तारीफ सुनकर कोई लड़की खुश होती है। मेरी लैब है, मेरा, खुराना अपनी तारीफ करते हुए कहता है और अपनी मशीन्स को ऐसे देखने लगता है जैसे मशीन्स ना होकर उसके पालतू जानवर हों। बोल पुत्र, तुझे क्या हेल्प चाहिए? तू जो बोलेगा मैं दूंगा, आखिर तू मेरा यार का पुत्र है। खुराना बड़े प्यार से वीर को पूछता है। वीर भी इतनी फ्रीडम पाके धड़ल्ले से बोल देता है, अंकल 3 करोड़ रुपए चाहिए। ये सुनते ही खुराना अपनी ही मशीन्स पर फिसलते हुए नीचे गिरते गिरते बचता है और खुद को संभालते हुए हैरानी से पूछता है, 3 करोड़? हाँ अंकल, आप तो दे ही सकते हो। वीर पूछता है। खुराना अब खुद को स्ट्रेट करते हुए सीरियस होकर वीर को समझाता है, देख पुत्र, ये सब जो तू देख रहा है ना, ये मेरा पर्सनल नहीं है, ये सब सरकार ने दिया है। उसके बाद वो रुआंसा होकर कहता है, 3 करोड़ तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखे हैं, तो तुझे कैसे दे दूं? खुराना की ऐसी दयनीय हालत देखकर वीर को और गुस्सा आ रहा होता है। मतलब आप मेरी मदद नहीं कर सकते? कर सकता हूं और करूंगा पुत्र, करूंगा ना। तू चाहे तो मैं इस लैब में तुझे जॉब दे दूंगा, 20,000 सैलरी भी दिलवा दूंगा। सच्ची 20,000 सैलरी। मैथ्स में वीर ज्यादा अच्छा नहीं था, पर वो अपने मोबाइल को निकालकर कैलकुलेट करता है और पता है कि 20,000 मंथली सैलरी में तो उसे 3 करोड़ जुटाने में 125 साल लग जाएंगे। अरे अंकल, इतने दिनों में तो मेरे पोते भी बूढ़े हो जाएंगे, फिर पैसों का क्या करूंगा? खुराना मजबूर है और वीर गुस्सा। वीर वहां से जाने ही वाला होता है कि उसकी नजर एक लाल रंग के टेलीफोन बूथ पर पड़ती है जो लकड़ी का लग रहा था। वीर हैरान होता है कि इतने हाईटेक लैब में यह पुराने जमाने का टेलीफोन बूथ क्या कर रहा है। वो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए खुराना से उस बूथ के बारे में पूछता है। सवाल सुनकर खुराना की मानो आंखें चमक जाती हैं और जैसे 5th क्लास का बच्चा पोम सुनाता है, वैसे ही खुराना उस बूथ के बारे में वीर को बताने लग जाता है। वीर, ये तो सभी जानते हैं कि पूरे यूनिवर्स में पृथ्वी ऐसा प्लेनेट है जहां पर जीवन पाया जाता है। हालांकि पिछले कुछ सालों में साइंटिस्ट को पृथ्वी जैसे ही कुछ ऐसे प्लैनेट्स का पता चला है जहां पर साइंस ऑफ लाइफ पाए गए हैं। हमारे जैसे ही लोग, हमारे जैसे ही जानवर और हमारे जैसे ही पेड़ पौधे, लेकिन देखने में हमसे काफी अलग। आम भाषा में ऐसे लोगों को हम एलियंस यानी कि दूसरी दुनिया के लोग कहते हैं। डॉक्टर खुराना वीर को समझाते हुए कहते हैं और वीर उनकी बात को समझने की कोशिश करता है। एलियंस? जैसे पीके मूवी में आमिर खान था,
पर अंकल, ऐसे लोग तो बस फिल्मों और किस्से कहानियों में ही होते हैं ना। मेरा मतलब है कि असल जिंदगी में मैंने तो आज तक कोई भी एलियन नहीं देखा। हाँ, बचपन में मेरा सपना था कि मेन इन ब्लैक मूवी की तरह मेरा भी किसी एलियन से आमना सामना हो जाए। पर फिर मैं बड़ा हो गया और इस सपने को मजाक में लेने लग गया, क्योंकि मैं समझ गया था कि यह सब सिर्फ किस्से कहानियों में होता है। डॉक्टर खुराना की बात सुनकर वीर काफी कंफ्यूज था। डॉक्टर खुराना ने मुस्कुराते हुए वीर से कहा, हमारी फिल्में और कहानियां कहीं ना कहीं हमारी असल जिंदगी से ही तो जुड़ी होती हैं वीर। और अब तो साइंस ने भी इस बात को मान लिया है कि एलियंस होते हैं। खैर, अब यह बात तुमसे कैसे जुड़ी हुई है, मैं उस बारे में तुम्हें बताता हूं। और फिर वीर ध्यान से उनकी बातें सुनने लगता है। पिछले कुछ सालों से हमारी एजेंसी टाइटन ग्रह में एक सीक्रेट मिशन चला रही है, जहां हर साल हम कुछ लोगों को टाइटन ग्रह पर भेजते हैं। दरअसल उस ग्रह पर डेवलपमेंट अभी भी अपनी पहली स्टेज पर है, इसीलिए वहां के लोग अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाए हैं। वहां कई लोग ऐसे हैं जो कि ना तो पूरी तरह से इंसान हैं और ना ही पूरी तरह से जानवर। मतलब उनके शरीर के कुछ हिस्से तो इंसानों जैसे हैं, लेकिन उनकी हरकतें और दिमाग जानवरों जैसा है। साथ ही साथ वहां कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो विकसित होकर बहुत खतरनाक होते जा रहे हैं। इस तरह के लोग और जानवर उस ग्रह के उन लोगों के लिए खतरा हैं जो पूरी तरह डेवलप हो चुके हैं और जिनकी इंटेलिजेंस भी हम जैसी ही है। लेकिन उन लोगों के साथ साथ ऐसे जानवर और लोग हमारी पृथ्वी के लिए भी खतरा बन सकते हैं। इसीलिए हर साल हम अपने प्लैनेट से कुछ लोग टाइटन ग्रह पर भेजते हैं, ताकि वो लोग हमारी पृथ्वी की तरफ बढ़ रहे खतरे को वहीं पर खत्म कर सकें। ये टेलीफोन बूथ उसी टाइटन ग्रह पर जाने का पोर्टल है। वीर कंफ्यूज्ड है और सवाल पूछता है, अंकल, जब उस ग्रह पर इतना खतरा है तब लोग वहां जाते ही क्यों हैं? हाँ? खुराना मुस्कुराता है और कहता है, पैसे कमाने और ताकत पाने के लिए। वीर प्लेजेंटली सरप्राइज हो जाता है और पूछता है कि लोग कितने पैसे कमा सकते हैं वहां पर? अनलिमिटेड, समझ रहे हो? अनलिमिटेड। खुराना इस तरह से खुश होकर बोलता है जिससे वीर को यकीन हो जाए कि उसकी पैसों की समस्या भी टाइटन ग्रह पर जाकर खत्म हो सकती है। वीर सोचने लगता है। वीर को देखकर खुराना को भी एहसास होता है कि वीर टाइटन के बारे में सोच रहा है। खुराना तुरंत ही वीर के सपनों पर पानी फेरते हुए कहता है, नहीं नहीं, पर तुम वहां नहीं जा सकते, इसलिए सोचो भी मत। वीर हैरान हो जाता है, अरे भाई, तुम मेरे जिगरी दोस्त के इकलौते बेटे हो, यानी मेरे भी बेटे जैसे ही हुए। मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। तुम घर जाओ और कोई और रास्ता ढूंढो पैसे जुटाने का। ये कहते हुए खुराना वीर को उसकी लैब से बाहर जाने को कह देते हैं। हालांकि वीर घर की ओर निकल जाता है, पर खुराना की बात उसके दिमाग में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की तरह घूम रही थी। पर साथ में अफसोस भी है कि वो परिवार के लिए पैसे नहीं जुटा पाया। वीर जैसे ही घर पहुंचता है तो देखता है कि उसके लफंटर दोस्तों की टोली बाहर ही उसका इंतजार कर रही है। वीर समझ जाता है कि वो लोग कल वाली बात पर उससे सवाल पूछेंगे और वो एम्बैरेस होगा। इसीलिए जैसे ही वो दोस्तों से मिलता है, खुद ही सारी कहानी सुनाना शुरू कर देता है कि कैसे उसके फादर ने उसके डूबते हुए फैमिली बिजनेस को संभाला और उसकी बुआ और चाचा की शादियां करवाईं, उन्हें घर दिलवाया, उनकी वजह से स्टार ग्रुप से पंगा भी लिया, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। पर उनके जाने के बाद उसकी बुआ और चाचा उन्हें दादाजी के घर से निकालना चाहते हैं। वीर की कहानी सुनकर सभी दोस्त उसे सिंपैथी दिखाते हैं। अभी अभी जवान हो रहे लड़कों के खून में कुछ ज्यादा ही उबाल होता है, पर दिमाग उतना ही कम होता है। ऐसे ही दिमाग से वीर के दोस्त उसे सलाह देते हैं कि वीर को बुआ के घर से जाके इस घर के प्रॉपर्टी के पेपर्स चुरा लेने चाहिए। उसके बाद बुआ हो या चाचा, कोई भी उन पर घर खाली करने के लिए लीगल एक्शन नहीं ले पाएगा और उसे 3 करोड़ रुपए भी नहीं देने पड़ेंगे। वीर भी तो उसी उम्र का है, उसे भी आइडिया जम जाता है। वो डिसाइड करता है कि कल रात वो बुआ के घर में कागज की चोरी करने जाएगा।
शाम ढलने को है। वीर और उसके दो लफंटर दोस्त प्लानिंग के हिसाब से बुआ के घर के बगल वाली झाड़ियों में छुप के सबके सो जाने का इंतजार कर रहे हैं। पॉप कल्चर को रियलिटी समझने वाले लड़कों ने पूरी जेम्स बॉन्ड वाली प्लानिंग कर रखी थी कि जैसे ही घर की बत्ती बुझेगी वीर बाउंड्री क्रॉस करके अंदर जाएगा, फिर पाइप से चढ़ के खिड़की पर जाएगा और खिड़की खोलकर पेपर चुराएगा और भाग जाएगा। पर जिंदगी जेम्स बॉन्ड की मूवी से थोड़ी अलग होती है। तभी बत्ती बुझती है, वीर खुद को जेम्स बॉन्ड समझते हुए बाउंड्री क्रॉस करता है और फिर पाइप से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। पर यह इतना आसान नहीं है। जल्द ही उसे रियलाइज हो जाता है कि जेम्स बॉन्ड मूवी में बहुत गलत दिखाते हैं। बेचारा कई खरोच और चोट लगाते हुए किसी तरह पाइप से छत पर चढ़ ही जाता है और जैसे ही खिड़की खोलकर अंदर जाने की कोशिश करता है कि सिक्योरिटी का अलार्म बज उठता है। रात के उस सन्नाटे में शोर भर जाता है और घर की सारी बत्तियां जल जाती हैं। वीर सपोर्ट के लिए अपने दोस्तों की तरफ देखता है, पर वो तो अलार्म बजते ही रफू चक्कर हो चुके थे और वीर को अधर में लटकता हुआ छोड़ गए थे। तभी बुआ और उनकी फैमिली बाहर आते हैं और वीर रंगे हाथों पकड़ा जाता है। जल्द ही पुलिस आ चुकी थी और वीर को चोरी के इल्जाम में पकड़कर ले जाने वाली होती है कि तभी बुआ ने चाचाओं को भी बुला लिया जो पास ही में रहते हैं। वीर की स्थिति काटो तो खून नहीं वाली थी। उसे डर था कि कहीं मम्मी को पता न चल जाए। क्यों बे बच्चू, तूने क्या सोचा इतनी आसानी से हमारे 3 करोड़ गटकने देंगे तुझे? बुआ झल्लाई। इसकी मां को फोन करो, उसे भी तो पता चले कि उसका सपूत क्या कर रहा है। चाचा तहाड़े। नहीं नहीं, मम्मी को फोन मत करना, वीर गिड़गिड़ाया। मम्मी को पता चला तो वो टूट जाएंगी। ये सुनकर बुआ और चाचा एक दूसरे से नैन मटक्का करते हैं और फिर वीर को कहते हैं, देख बे छोकरे, मैं तुझे छोड़ दूंगी और ये चोरी का इल्जाम भी वापस ले लूंगी, लेकिन तुझे अपनी मां को मनाकर वो हवेली बिकवानी होगी, समझा? तू तो समझदार है ना, समझ रहा है ना मैं क्या कह रही हूं? बुआ प्यार से धमकाते हुए बोलती है। और अगर वो हवेली अगले महीने तक खाली नहीं हुई तो याद रख, पुराने मकानों में आग बड़ी आसानी से लग जाती है। चाचा ने धमकी देते हुए इतनी बड़ी बात बोल दी जिससे वीर का अस्तित्व ही हिल गया। उसे एहसास हो गया था कि उसकी इस छोटी सी गलती का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। अब बात सिर्फ पैसे की नहीं रह गई थी, वीर की मां और बहन की सुरक्षा की भी थी, क्योंकि ये लालची लोग उस हवेली को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। वीर को अब अपनी बचकानी हरकत पर बहुत गुस्सा आता है और उसकी बुआ और चाचा उसे धमकी देकर बाहर निकाल देते हैं। इस घटना ने वीर का अस्तित्व झकझोर कर रख दिया था। अब वो समझ चुका है कि पैसे कमाने का बस एक ही रास्ता है, टाइटन पर जाना। दूसरे दिन सुबह वीर कॉलेज के बहाने से निकलकर सीधे खुराना के ऑफिस पहुंच जाता है। खुराना अपनी लैब में नहीं था। वीर उसे आवाज देता है पर कोई रिप्लाई नहीं आता। वीर बेचैन हो जाता है। उसे बहुत जल्दी है अब टाइटन पर जाकर पैसे कमाने की। अल्हड़पन और हड़बड़ी में उसने खुराना का इंतजार नहीं किया और इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो खुद ही कोशिश करेगा। तभी वीर सामने रखे टेलीफोन बूथ में एंटर करता है। उस बूथ में बस एक ही लाल रंग का बड़ा सा बटन लगा था। वीर आसपास देखता है और उस बटन को दबा देता है। बटन दबते ही बूथ के अंदर मानो रोशनी की बाढ़ सी आ जाती है। तरह तरह के रंग चारों तरफ से वीर के शरीर पर पड़ने लगते हैं और धीरे धीरे बूथ में धुआं भरने लगता है। वीर उस धुएं को अपने पांव से उठकर कंधों तक पहुंचते हुए देखकर पैनिक हो जाता है और उस बटन को फिर से दबाने के लिए ढूंढने लगता है। तभी वो बूथ जोर जोर से शेक करता है और पूरी तरह से वीर धुएं के आगोश में समा जाता है। छटपटाते हुए वीर को आखिर वो बटन मिलता है और वो उसे दबा देता है। इसी के साथ बूथ शेक करना बंद कर देता है और एक क्लिक की आवाज के साथ दरवाजा खुलता है। वीर आव देखता है न ताव, बाहर भाग कर आता है और खांस खांस कर अपने फेफड़ों को साफ करता है। ये सब करते हुए उसे नोटिस होता है कि वो खुराना की लैब में नहीं है। वो अपने चारों तरफ देखता है। एक बिल्कुल सफेद कमरा है चारों तरफ
और उसमें बस एक दरवाजा लगा है। वीर घबरा जाता है और वो झट से दरवाजा खोलकर बाहर जाता है। दरवाजे से बाहर जाते ही वीर की दुनिया बिल्कुल बदल जाती है। उसकी आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं, दिल की धड़कनें और तेज हो जाती हैं। वो अपने चारों तरफ देखता है तो उसे लगता है कि वो जैसे स्वर्ग में आ गया हो। बड़े बड़े पहाड़ आकाश और धरती के बीच तैर रहे हैं। पेड़ों के पत्तों पर इतने रंग उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे थे। जमीन पर बिछी घास भी ऐसी चमक रही थी जैसे उनमें छोटे छोटे लेप बल्ब लगे हुए हों। हवा में भी जो स्वच्छता और खुशबू है वैसा पूरे जीवन में कभी महसूस ही नहीं हुआ। वो मंत्र मुग्ध सा चारों तरफ देख ही रहा होता है कि एक दहाड़ से उसका ध्यान पीछे की तरफ चला जाता है। पीछे की तरफ मुड़कर जो वो देखता है तो ऐसा लगता है कि जैसे उसकी धड़कन ही एक पल के लिए रुक गई हो। अचानक से उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं और पांव बेजान से जमीन पर गड़ जाते हैं। वो देखता है उसके ठीक सामने एक अजीब सा जानवर खड़ा है। उसका सर शेर के जैसा है पर शरीर गेंडे के जैसा। आइस एज के लायंस की तरह बड़ी बड़ी टांग बाहर लटक रही है। पूरे सर पर टेंटिकल्स निकले हुए हैं। उसे देखने के बाद वीर चाहकर भी अपनी जगह से हिल नहीं पाता। तभी वो जानवर वीर की तरफ छलांग लगा देता है, पर इससे पहले कि वो वीर तक पहुंच पाता एक भाला उड़ता हुआ आकर उस जानवर से टकरा जाता है और वो जानवर छिटक कर दूर जा गिरता है। वीर हैरान होकर भाले की दिशा में देखता है। एक अजीब से घोड़े पर सवार गहरे हरे रंग का लबादा ओढ़े एक घुड़सवार अपने दोनों हाथों में तलवार लिए उस जानवर के पीछे जाता है। पर जाते हुए वो घुड़सवार एक पल के लिए रुक के पीछे मुड़ता है, जिससे उसके लबादे का हुड नीचे सरकता है और उसके अंदर से काले घने बाल हवा में लहरा जाते हैं। वो घुड़सवार एक लड़की थी, बेहद खूबसूरत लड़की, जिसकी काजल से भरी बड़ी बड़ी आंखें जब वीर को घूरती हैं तो वीर को लगता है जैसे उसका दिल कूद कूद कर सीने से बाहर आ जाएगा। योद्धा के वेश में इतना मासूम चेहरा, यह कॉम्बिनेशन सच में कातिल था। वो लड़की वापस आगे मुड़कर उस जानवर के पीछे चली जाती है। वीर उसे आवाज लगाने ही वाला होता है कि तभी एक हाथ आकर उसे खींच ले जाता है। वीर खुद को फिर से धुएं से घिरा पाता है और जब धुआं छटता है तो वीर देखता है कि उसके सामने डॉक्टर खुराना खड़े हैं और बेहद गुस्से में उसे घूर रहे हैं। ये क्या बेवकूफी करने जा रहे थे तुम्हें जिम्मेदारी का कोई एहसास है या नहीं? डॉक्टर खुराना भड़कते हुए वीर को डांटते हैं। वीर जानता है कि वो कोई जवाब देने की हालत में नहीं है। उसकी इस गलती से उसकी जान भी जा सकती थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता आज? तुम समझते हो? तुम समझते क्यों नहीं कि वीर, तुम अभी बच्चे हो, यह खतरनाक खेल तुम्हारे लिए नहीं है। डॉक्टर खुराना कंसर्न दिखाते हैं, पर वीर अब गंभीर हो चुका था। अंकल, यह खेल खेलना मेरा शौक या कोई इंटरेस्ट भर नहीं है, अब यह मेरी जरूरत बन चुका है। वीर की बात सुनकर खुराना शांत होकर उसे सुनने लगता है। अब वीर उन्हें पिछले 12 घंटे में होने वाली सारी घटनाएं विस्तार से बताता है और उन्हें समझाता है कि उसका टाइटन पर जाकर पैसे कमाना कितना जरूरी है। उसकी बातों को सुनकर डॉक्टर खुराना गहरी सोच में पड़ जाते हैं और वीर मायूस होकर वहीं बैठ जाता है। काफी सोचने के बाद डॉक्टर खुराना कहते हैं, ठीक है, तुम अगर टाइटन पर जाना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर वहां जाने से पहले वहां के बारे में सब कुछ जानना होगा तुम्हें। मैं तैयार हूं अंकल। यह बोलकर वीर अपना पूरा कंसंट्रेशन डॉक्टर खुराना पर लगा देता है। डॉक्टर खुराना अब वीर को टाइटन के बारे में विस्तार से बताना शुरू कर देते हैं। सुनो, टाइटन ग्रह पर हमारा बेस देव आश्रम के नाम से है। तुम टेलीपोर्ट होकर वहीं पर बने अपने कमरे में जाओगे, लेकिन वीर, वहां गुजारा करना इतना आसान नहीं होगा। समय समय पर अपनी ताकत और काबिलियत बढ़ाने के लिए तुम्हें लेवल्स पार करने होंगे और वो तब होगा जब तुम्हें जीन पॉइंट्स मिलेंगे और वो तुम्हें तब मिलेंगे जब तुम वहां एलियंस का शिकार करके उनकी एनर्जी हासिल करोगे। ये काफी कुछ वैसा ही है जैसे तुम्हारी वीडियो गेम्स की दुनिया में होता है, बस फर्क इतना है कि यहां पर खतरा असली है
तुम्हारी एक छोटी सी चूक तुम्हारी जान भी ले सकती है, और वीडियो गेम्स की तरह यहां तुम्हें दूसरा मौका भी नहीं मिलेगा। जितनी आसानी से डॉक्टर खुराना ये सब कह रहे थे, वीर जानता है कि ये उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। टाइटन ग्रह वैसे तो दिखने में हमारी पृथ्वी जैसा ही है, लेकिन फिर भी हमारी पृथ्वी से काफी अलग है, और इसीलिए वहां के नियम भी अलग हैं। इस दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों ही बेवजह है, क्योंकि वहां के लोग अभी भी डेवलप हो रहे हैं। इसीलिए वहां कोई भी साइंटिफिक या टेक्निकल इक्विपमेंट काम नहीं करते। दूसरे शब्दों में कहूं तो वहां मशीन गन से ज्यादा एक स्टील का खंजर तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा। मिसाइल्स और न्यूक्लियर हथियार भी वहां किसी काम के नहीं होंगे। यहां तक कि वहां पर मोबाइल फोन या ऐसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं चलेंगे। सब कुछ ठीक वैसे ही होगा जैसे कि पृथ्वी के डेवलपमेंट के पहले चरण के समय था। वीर बहुत ही ध्यान से डॉक्टर खुराना की बात सुन रहा था। यह सुनने में भले ही किसी फिल्म के सीन जैसा लग रहा हो, पर असल में काफी दिलचस्प था। और हैरानी की बात तो यह थी कि वीर को इसमें और ज्यादा रुचि आ रही थी, और वो आगे सुनने के लिए उत्सुक था।